हाय गाइस, वेलकम बैक टू एन एक्सप्लोर लिटरेचर। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं डीएससी 14th की एक नॉवल मिसेस डेलोवे बाय वर्जीनिया वुल्फ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वी आर वेरी नियर टू 20 के, तो जल्दी से वो करवा दो एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अब ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। बात करें राइटर की तो शी वॉज बॉर्न ऑन 25 जैन 1882 इन लंदन, इंग्लैंड, एक लिटरेरी फैमिली के अंदर। तो मेजर वर्क्स की बात करें तो मिसेस डेलोवे, टू द लाइट हाउस एंड ऑरलैंडो आर हर फेमस वर्क्स। ये मॉडर्निस्ट मूवमेंट का पार्ट थी। इन्होंने नरेटिव टेक्निक्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जैसे जो अपना एलिमेंट है उनको ऐड किया वर्क्स के अंदर। फेमिनिज्म के लिए भी इन्होंने काफ़ी एडवोकेसी करा। हर फेमस वर्क इज़ अ रूम ऑफ वंस ओन, ये बहुत ज़्यादा फेमस ऐसे है। मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें तो इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में मेंटल हेल्थ के साथ बहुत स्ट्रगल किया और बहुत सारे राइटर्स को भी इन्होंने इन्फ्लुएंस किया ड्यूरिंग हर करियर एंड इवन आफ्टर हर डेथ। तो इनका जो एक तरीका था लिखने का, दैट इज़ वेरी मच आउट ऑफ द बॉक्स। एक तरीका जो लिखते हैं आप कैसे दूसरों से अलग होता है, तो वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के थ्रू आप बता सकते हैं इनको, वर्जीनिया वुल्फ को। आपके इस नॉवल में भी वो एलिमेंट आपको मिलेंगे कि किस तरीके से वो एक कैरेक्टर के दिमाग को पढ़ती हैं। आपको ऐसा लगेगा एट टाइम्स कि जैसे जो वर्जीनिया वुल्फ है वो डायरेक्टली बात कर रही हैं अपने कैरेक्टर्स के साथ। एक कैरेक्टर कैसे सोचता है, उसका क्या थॉट प्रोसेस है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको एक नॉवल में देखने को मिलती हैं। ये नॉवल मिसेस डेलोवे पब्लिश हुआ था 1925 में और एक बड़ा ही फेमस वर्क है वर्जीनिया वुल्फ का। इसकी सेटिंग है इंग्लैंड के अंदर, तो जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर एरा था वो कैसा था उस तरीके से इन्होंने बात की है। देन देयर इज़ अ कैरेक्टर हेयर, क्लैरिसा डेलोवे। उनके थ्रू इन्होंने बताया है कि किस तरीके से रिलेशनशिप्स थे, लाइफ थे, सोसाइटी कैसी थी, कल्चर कैसा था, लोगों की जिंदगियों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था वर्ल्ड वॉर का। जो नरेटिव टेक्निक है दैट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कि मैंने पहले बताया कि हर एक कैरेक्टर के इनर थॉट्स क्या है, वो क्या सोचता है, क्यों सोचता है, दैट इज वेरी मच सेंट्रल टू दिस नॉवल। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं जैसे कि क्लैरिसा, स्पेटमस। तो इनका काफ़ी एक जो वॉर ने उनके रिलेशन पे क्या फ़र्क डाला था, उनकी ज़िंदगियों पे क्या फ़र्क डाला था, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो मेजर थीम्स में यहाँ पे टाइम, मेंटल इलनेस, सोशल डायनामिक्स, ये सारी चीज़ें आएंगी। और जो इनका एक नरेटिव टेक्निक है दैट इज़ वेरी मच रिच एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट भी होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बैकग्राउंड। अब लिटरेरी पीरियड की बात करें तो मॉडर्निज्म वो टाइम था उस दौर का, जो भी 1925 के टाइम पे इन्होंने पब्लिश कराया। और ये एक एज को रिफ्लेक्ट करता है दैट इज़ मॉडर्निज्म, जहाँ पे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, फ्रेगमेंटेड नरेटिव, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, इन सारी चीज़ों की बात की जाती है। जो इंटीरियर मोनोलॉग्स हैं, ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। किस तरीके से सोसाइटी चेंज हुई थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद और लोगों की ज़िंदगियों पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था, दैट इज़ व्हाट इज़ कवर्ड इन द मॉडर्निस्ट राइटिंग्स। यहाँ पे ऐसा नहीं है जैसे वो रोमांटिसिज्म में था, फ्लारी वर्ल्ड, नेचर से जुड़ना, ये वो। यहाँ पे रियलिटी की ज़्यादा बात की गई है। तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, एक अलग से प्लेलिस्ट आपको मिलेगा जहाँ पे हर एक लिटरेरी पीरियड को कवर किया गया है। सो अभी वी आर कवरिंग लाइक एवरी पीरियड इज़ नॉट कवर्ड येट, लेकिन धीरे धीरे वो सारी चीज़ें हो रही हैं। आप उसको भी साथ साथ देखिएगा क्योंकि तभी आपको क्लैरिटी आएगी। क्योंकि इंग्लिश ऑनर्स का मतलब ये नहीं होता आपने कहानी पढ़ ली देन यू आर डन। यू हैव टू ऑल्सो नो अबाउट द लिटरेरी पीरियड कि भाई उस टाइम पे क्या था, कौन कैसे लिख रहा था, अगर वो ऐसा लिख रहा था तो वो क्यों लिख रहा था, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको इसी तरीके से मॉडर्निज्म की भी वीडियो मिल जाएगी, उसको ज़रूर देखिएगा। एक स्पेशल वीडियो आई विल बी अपलोडिंग ऑन वर्जीनिया वुल्फ कि वो कैसे लिखती हैं, उन्होंने ऐसा ही क्यों लिखा, उनकी मेंटल हेल्थ कैसी थी, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा उसकी राइटिंग पे। ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी एक बड़ा आंसर लिखने में, क्योंकि कंटेंट आप तभी ऐड कर पाएंगे जब आपको एक राइटर की लाइफ के बारे में पता है। ठीक है, तो ये वर्जीनिया वुल्फ की हमने थोड़ी बात की। अब थोड़ा कैरेक्टर देख लेते हैं नोवेल के। तो हमारे कैरेक्टर्स हैं, सबसे पहली हैं क्लैरिसा डेलोवे जो कि मेन लीड है कहानी की। देन इज रिचर्ड डेलोवे, इनके पति। देन इज पीटर वॉल्श, इनके एक दोस्त या फिर आप इनके एक्स लवर कह सकते हैं क्लैरिसा के। देन इज एलिजाबेथ, ये क्लैरिसा और रिचर्ड की बेटी है। स्पेटमस वॉरेन स्मिथ, ये एक फौजी थे वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान। देन इज डॉक्टर होम्स एंड विलियम ब्रॉडशो, ये इनके डॉक्टर्स हैं क्योंकि जो हमारे स्पेटमस है वो एक बीमारी से जूझ रहे हैं, लाइक दैट्स अ साइकोलॉजिकल इलनेस आप कह सकते हैं उसको। फिर आती है मिस किलमैन, ये इनकी बेटी है जो क्लैरिसा और रिचर्ड की, एलिजाबेथ उसकी टीचर है।
आई होप आपको सारे कैरेक्टर्स अब क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं कि कहानी में हुआ क्या था। तो देखो, बात है 1923 लंदन की। मिड समर चल रहा था। क्लैरिसा डेलोवे नाम की एक औरत है, अपर क्लास वुमेन है, हाउसवाइफ है, मैरिड है एक बड़े ही अमीर आदमी से जिसका नाम है रिचर्ड डेलोवे। अब ये जो क्लैरिसा है ना, इसको पार्टी वार्टी करने का बड़ा शौक है। मतलब इसको थोड़े से दिन में ना वो सोशल गैदरिंग चाहिए होता है कि आई शुड लुक रिच, लोगों को पता होना चाहिए कि क्लैरिसा क्या कर सकती है, बड़ी रिच औरत है वो। तो इस तरीके की है ये थोड़ी, मतलब पार्टी पर्सन। तो इसने आज भी मतलब कहानी में एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रखी है, इसलिए वो दोपहर में अपने लिए फ्लावर्स लेने जाती है। अब फिर इसके बचपन की बात बताएगी है कि इसका जन्म हुआ था बॉर्टन में। अब ये तकरीबन 50 साल की हो चुकी हैं। इनको इनके दोस्त मिलते हैं जिनका नाम है पीटर वॉल्श। तो जैसे ये फ्लावर वगैरह लेके घर जाती हैं तो वो आ जाता है इनसे मिलने। ये कई सालों तक इंडिया में था एंड ही वॉज लाइक हर एक्स लवर। पीटर ने इसको प्रपोज करा था बट शी रिजेक्टेड हिम। तो क्लैरिसा पीटर को यही बोलती है कि यार तुम्हारा खुद का तो कुछ चल नहीं रहा है, तुम सेटल नहीं हो, तुम क्या ही मेरा ध्यान रखोगे, हमें तुमसे शादी नहीं करनी। लेकिन प्यार तो था ही। तो अभी भी लाइक शी इज़ 50 नाउ, लेकिन वो प्यार है अभी भी उसके मन में पीटर के लिए। इसका पति रिच है, एवरीथिंग इज़ फाइन, वेल सेटल्ड है, गिफ्ट्स भी देता है इसको, फ्लावर्स भी लाता है। लेकिन वो थोड़ा सा जो इमोशनल बॉन्ड होना चाहिए ना एक पार्टनर के साथ, वो इसको नहीं मिल पा रहा। दैट्स वाई शी इज़ काइंड ऑफ डिस्टर्ब्ड। ऐसे ये पीटर बात कर रहा होता है क्लैरिसा के साथ, तभी क्लैरिसा की बेटी आ जाती है एलिजाबेथ। तो पीटर चला जाता है। अब पीटर एक जगह जाता है जिसका नाम है रेगन्स पार्क। रेगन्स पार्क में बैठे होते हैं स्पेटमस वॉरेन स्मिथ और उनकी बीवी। अब थोड़ा मैं स्पेटमस वॉरेन स्मिथ के बारे में बताऊं, आप इसको स्पेटमस ही बोल सकते हैं, पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो स्पेटमस है वो सेल शोक इलनेस नाम की एक बीमारी से जूझ रहे हैं, दैट इज साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। इनका क्या था, एक दोस्त था इवान, उसकी डेथ हो गई थी वर्ल्ड वॉर वन के दौरान। तो उस टाइम से ये बड़ा ही डिस्टर्ब है, इनको हर तरीके से, मतलब हर जगह वही दिखते हैं इवान। तो ही इज़ डिस्टर्ब्ड एंड ये दोनों का कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे यही दिखाया गया कि क्लैरिसा कैसे अपनी लाइफ में डिस्टर्ब्ड एंड हाउ दिस मैन स्पेटमस इज डिस्टर्ब। तो इनकी बीवी है जो बड़ा ध्यान रखती है स्पेटमस का, लेकिन फिर भी कंडीशन नहीं इम्प्रूव हो रही है। तो स्पेटमस का जो एक फ्रेंड था इवान, वो इसको हर जगह दिखता है, हमेशा ही उसके बारे में ही बातें करता रहता है। डीपली इम्पैक्टेड है ये उसकी डेथ से। तो ये पहले काफ़ी पोइट्री वगैरह भी लिखता था, लेकिन अब इसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट रहता है कि मुझे सुसाइड करना है। इसकी वाइफ इसको डिफरेंट डॉक्टर्स के पास लेके जाती है, जैसे कि डॉक्टर होम्स। तो वो तो बोलता है कि यार इसको थोड़ा सा सदमा लगा है, हो जाएगा ठीक टाइम के साथ। लेकिन बाद में एक नए डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करती है इसकी वाइफ, जिसका नाम था विलियम ब्रॉडशो, बड़ा फेमस डॉक्टर है। अब जब वो इसको देखता है स्पेटमस को, तो बोलता है कि देखो यार, इसको तुम पागल खाने भेज दो, इसकी स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, इसको थोड़ा आइसोलेशन की ज़रूरत है। अब स्पेटमस को ये बात पता चली। फिर कहानी फिर से शिफ्ट हो जाती है रिचर्ड और क्लैरिसा पे। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे इस नॉवल में, लेकिन मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं ये बात कि पहले बात हुई है क्लैरिसा और इसके पति रिचर्ड की। फिर क्लैरिसा मिलती है पीटर से, पीटर जाता है पार्क, फिर पार्क का सीन आ गया तो वहाँ पे स्पेटमस और उसकी बीवी बैठे हैं। तो इस तरीके से जो सीन है ना वो शिफ्ट हो रहे हैं बार बार डिफरेंट कैरेक्टर्स में। तो मैंने जब बताया कि क्लैरिसा और उसके पति की बात होती है अब यहाँ पे, तो रिचर्ड हैं जो रिचर्ड डेलोवे, वो लेडी ब्रूटन और ह्यूग के साथ लंच कर रहे हैं। तो फिर वो सोचते हैं कि मैं अपनी वाइफ के साथ आज के सामने ऐसा फ्लावर्स लेके जाऊंगा तो बड़ी खुश हो जाएगी, लेकिन वो उसको लव यू नहीं बोल पाते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि इनके बीच में एक वो जो इमोशनल कनेक्शन है ना वो कम है थोड़ा। तो क्लैरिसा अपनी मैरिड लाइफ के बारे में सोचने लग जाती है कि यार क्या ही, मतलब ठीक है सेटल्ड लाइफ तो मिल गई पर प्रेम नहीं मिल पा रहा है। तो वो पीटर का जो एक थॉट है उसके दिमाग में वो रहता है। अब फिर हमें एक नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम है मिस किलमन। जो एलिजाबेथ है क्लैरिसा की बेटी, उसकी ट्यूटर है मिस किलमन। बड़ी ही सीधी सादी सी औरत है, ज़्यादा फैशन वैशन नहीं करती है, सिंपल लाइफस्टाइल। अब ना तो क्लैरिसा को किलमन पसंद है, ना ही किलमन को क्लैरिसा पसंद है। तो मिस किलमन बिल्कुल नहीं चाहती कि जो क्लैरिसा है उसका कोई भी किसी भी तरीके का इम्पैक्ट पड़े एलिजाबेथ के ऊपर। और वही सेम बात है क्लैरिसा की भी कि वो नहीं चाहती कि मेरी बेटी किलमन जैसी बन जाए। तो इनका ऐसे ही चलता रहता है। अब फिर दोबारा से सीन शिफ्ट होता है स्पेटमस और उसकी बीवी पे।
ये लोग डॉक्टर होम्स का वेट कर रहे थे अपने घर पे, वो उनको देखने आने वाले थे। अब जैसे स्पैटमस को पता चला कि भाई ये तो आएगा मुझे देखने, तो उसके दिमाग में वो डर पैदा हो गया एंड ही स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ डॉक्टर होम्स एज अ मॉन्स्टर, कि यार ये आएगा मुझे मार देगा, इससे अच्छा मैं पहले ही खिड़की से कूद जाता हूँ। एंड ही कमिटेड सुसाइड। स्पैटमस खिड़की से कूद गया। लास्ट में फिर सीन है जो वो शिफ्ट होता है दोबारा से क्लैरिसा पे, कि क्लैरिसा ने वो पार्टी ऑर्गेनाइज कर रखी है, उसके सारे दोस्त वोस्त आ रखे हैं, अपर क्लास पीपल। फिर उनकी एक दोस्त होती है शेली, जिसने एक रिच मैन के साथ शादी कर रखी है। पीटर भी वहाँ पे होता है। यहाँ पे क्लैरिसा को पता चलता है स्पैटमस की डेथ के बारे में, कि भाई स्पैटमस ने सुसाइड कर लिया है। वो बड़ी परेशान सी हो जाती है इस बात को सोच के एंड शी गो अवे फ्रॉम दैट जो पार्टी हॉल था वहाँ से। इसके दोस्त वेट कर रहे हैं कि यार आएगी आएगी, लास्ट में वो इनको ज्वाइन कर लेती है। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। अब लास्ट में हम देख लेते हैं इसके थीम्स को। तो हमारा सबसे पहला थीम है टाइम एंड मेमोरी, कि किस तरीके से जो टाइम है वो इन्फ्लुएंस करता है आपके दिमाग को, आपकी लिविंग कंडीशंस को। फिर मेंटल हेल्थ में आप बात कर सकते हैं स्पैटमस की और क्लैरिसा की, कि दोनों को क्या क्या ट्रॉमा मिला सोसाइटी से, उनकी लाइफ से, सोशल क्लास एंड जेंडर, कि वीमेन से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, किस तरीके से सोशल नॉर्म्स थे, कनेक्शन एंड आइसोलेशन, कि इतने सारे लोगों के होते हुए भी जो क्लैरिसा है, स्पैटमस है, वो अकेला फील करते हैं। मोरालिटी की बात आती है कि किस तरीके से थीम है डेथ का, मीनिंग का, लाइफ का, इनविटेबिलिटी, लॉस, ये सारी चीज़ें। लास्ट इज पैसेज ऑफ टाइम, कि किस तरीके से आपकी इंटरनल लाइफ चल रही है एंड हाउ द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज गोइंग ऑन। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपके सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन आपका जो अंतर्मन है वो बिल्कुल शांत नहीं होता। सो दैट इज़ द कोर थीम है, कि जो क्लैरिसा है उसका मन बिल्कुल भी शांत नहीं है, वो डिफरेंट चीज़ों के बारे में सोचती रहती है। और वो सेम केस था, इट इज़ काइंड ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ वर्जीनिया वुल्फ ऑल्सो, कि किस तरीके से उनके ज़िंदगी पे वॉर ने इम्पैक्ट डाला, कैसे वो मेंटली फेस करती थी प्रॉब्लम्स। एट द एंड शी ऑल्सो कमिटेड सुसाइड। तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि बहुत उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई इनकी कहानी है मिसेस डेलोवे की। तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं वो कवर करूँगी एक सेपरेट वीडियो में अबाउट द लाइफ ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी जो भी है उसे आप पूछ सकते हैं। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, ईमेल कर देना, इंस्टा नहीं है तो टेलीग्राम, जहाँ पे भी जहाँ पूछना है क्वेश्चन यू कैन टॉक टू मी। कोई भी आपको अपने एकेडमिक्स, पर्सनल लाइफ, वट एवर, इफ़ यू वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग विद मी यू कैन जस्ट ईमेल मी, I'll revert back to you. Then I'll be uploading the important questions for this video, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपको important questions चाहिए तो। एंड जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप बता दीजिएगा। I'll meet you in the next video. Till then, take care, stay happy, stay healthy.